राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ मित्रों आप सभी बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना बाबू। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बाबू हम आपको बता दें कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए ज़रा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आगे बढ़ते हुए आ गए हैं अपने कौन सा विवाह संस्कार में। कैसा संस्कार? भारतीय संस्कार, जिसके अंतर्गत आता है विवाह संस्कार। तो बाबू हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप इसको देखकर कुछ आप ऐसा क्या मनोरंजन थोड़ा बता सकते हैं। कौन सा गाना? आए हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, हाँ सातों फेरे होंगे हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, है ना। तो आइए हम लोग जुड़ सकते हैं इस भारतीय संस्कार पाठ में। और धमाकेदार सेशन ये है कि 50+ ऑब्जेक्टिव ये भी सेशन लेकर आ गया है ना। चलिए फटाफट अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और हमारे साथ इस ऑब्जेक्टिव सेशन को भी इसे एंड करने वाले हैं। फटाफट नहीं, हम कुछ समझ कर ही करेंगे, है ना, समझ कर अच्छे से, ताकि हम डायरेक्ट एग्जाम में फटाफट फोड़ दे उसको। बाबू कपार का नहीं फोड़ना है इस क्वेश्चन को। देखिए बाबू, हाँ यहाँ पर हम आते हैं। क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति में कुल कितने संस्कार होते हैं। आप लोग बताइए कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें संस्कारों की संख्या कितनी है बाबू? 10 है, 12 है, 16 है, 18 है। आप लोग बताइए जरा कितना है। तो हम बता दें इसका राइट और सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 16। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। जय माता दी है। देखिए हाँ यहाँ पर देखिए कि जन्म पूर्व क्या दे दिया है। जन्म पूर्व संस्कारों में कौन सा संस्कार शामिल है? आपका संस्कार क्या है बाबू? आपका संस्कार है कि रोज आना है हमको पढ़ने, कहीं ना कहीं हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। एक तरह से आप संस्कार में ही देखिए तो बंधे हुए हैं कि नहीं। मेरे माता पिता, मेरे माता जी मेरे लिए रोज भोजन बनाती है ताकि मेरे बच्चा बच्ची, मेरा बेटा बेटी अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से कुछ बन जाए, है ना, ताकि बुढ़ापे में आप लोग सहारा बन सके, है ना। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखिए यहाँ पर जन्म पूर्व संस्कारों में कौन सा संस्कार शामिल है। हम आपको संस्कार के बारे में बता रहे थे, है ना। संस्कार में बताते हुए यहाँ पर बता रहा है कि जन्म पूर्व यानी जन्म से पूर्व बताना है कि हमारे जन्म से पूर्व कितना। नामकरण, सीमांतोन्नयन, उपनयन, चूड़ाकर्म संस्कार शामिल है। कि कौन सा जन्म से पूर्व कौन सा संस्कार होता है। आप लोग जरा बताइए कि जन्म से पूर्व। तो हम आपको बता दें कि सीमांतोन्नयन ये आपका जन्म से पूर्व का संस्कार है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, जरा देख लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है कि विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो विवाह संस्कार होता है ना, कौन सा संस्कार? जो विवाह संस्कार होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हाँ हम लोग सारी जगह से ज्ञान एकत्रित कर लिए, हम कुछ लायक बन गए, कुछ अच्छा सा जॉब ले लिए, अच्छा सा हम किसी के कार्य करने की माध्यम बन गए हैं, या फिर हम किसी बड़े लेवल का CEO बन गए हैं, ये बन गए, वो बन गए, बिजनेसमैन बन गए हैं। तो हम लोग अब क्या सोचते हैं, हमारे माता पिता कि इसे अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवाना चाहिए, अर्थात उसे शादी विवाह करा देना चाहिए, है ना। शादी विवाह के बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि आप हालांकि पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि गृहस्थ जीवन कब दिया जाता है, जब हम लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तब। तो
यहाँ पर विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग गृह जीवन में क्या करें बाबू? शुरुआत करें। अब हम लोग गृह जीवन की शुरुआत करें। चलिए, ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया है कि उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको संस्कार पे संस्कार देते जाएगा और उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य, उद्देश्य मतलब क्या होता है? लक्ष्य, टारगेट, गोल जो आप लोग बनाए हुए हैं। तो आपका उद्देश्य क्या है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लाना। हालांकि किसी को ये भी टारगेट होगा कि हम बोर्ड एग्जाम में टॉपर आना। तो यहाँ पर दिया गया है कि विवाह शिक्षा का आरंभ, जीवन का अंत, जन्म का संस्कार। तो इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? शिक्षा का आरंभ, है ना। अब देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ पर आ जाए हैं, ये है गोदान संस्कार। किसका दूसरा नाम है? तो गोदान संस्कार किसान संस्कार का दूसरा नाम है। आप लोग इसे रट सकते हैं। देखिए गोदान क्या है? गोदान में किसान रहते हैं, यानी गोदान में किसान का सामान रहता है, ऐसे बना सकते हैं। तो गोदान किसान, तो किसान से किसान, है ना। गोदाम में कौन रखता है अपना सामान? तो भाई किसान रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? होगा आपका किसान, है ना। इसका राइट आंसर होगा किसान। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा किसान। अब चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्कार में शिशु का नामकरण होता है? किस संस्कार में शिशु का नामकरण होता है? तो वो नामकरण होता है जिसमें शिशु का नामकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अंत में कौन सा संस्कार होता है? जो शिक्षा होता है उसके अंत में कौन सा संस्कार होता है? शिक्षा के बाद का संस्कार कौन सा होता है? कौन सा होता है बाबू? 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए जरा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का हम बता दें कि समावर्तन मतलब कि समाप्त, हम लोग शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं, हम लोग शिक्षा को समाप्त कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? जो हमारा संस्कार है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक, उसका क्या है? मौलिक अर्थ क्या है ना। तो उसका मौलिक अर्थ क्या है? शुद्धिकरण। क्या है? शुद्धिकरण। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर के जितने भी क्या बोलते हैं अशुद्धियां भरी है उसको शुद्ध करना, है ना। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में, कौन सा काल बाबू? प्राचीन काल में। प्राचीन काल में, प्राचीन मतलब बहुत वर्ष पहले, पुराना काल में क्या था बाबू कि शिष्यों को क्या कहा जाता था? जो शिष्या नहीं, महादेव वाली शिष्या नहीं, न शिष्य। यहाँ पर बात किया गया है शिष्य। ये शीशी है, एक तरफ से एक शीशी भी बोल सकते हैं, ग्लास, इसको कांच का बना हुआ है। तो इसी कांच का, ये कांच का ही एक ग्लास बना हुआ है। वैसे ही एक शीशी आता है, डब्बा जैसा आता है ना। तो वही वाला शिष्य होता है। तो यहाँ पर वो शिष्य के नहीं, ये शिष्य के बारे में बताया गया है कि शिष्य को क्या कहा जाता है। तो शिष्य को पहले हम लोग बोला जाता था ब्रह्मचारी। अब तो ब्रह्मचारी क्या करना है? अब तो डायरेक्ट स्टूडेंट सारा लोग करते हैं। क्या कहते हैं? स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट कहते हैं, छात्र कहते हैं, परंतु पहले के शिष्य को ब्रह्मचारी बोला जाता था। अब आइए हम अगले क्वेश्चन, विवाह संस्कार में कौन सा कर्म कांड मुख्य होता है? विवाह संस्कार में कुछ करिए चाहे ना कीजिए, कुछ कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन कन्यादान नहीं कीजिएगा तब तक से वो संपूर्ण विवाह नहीं कहलाएगा। क्योंकि जब दान कर देते हैं तो दान दिया हुआ लिया नहीं जाता है। इसीलिए बेटिया को पढ़ाई
कहा जाता है। जिस प्रकार फसलें जो काटी जाए उगती नहीं, बेटी आज ब्याही जाए मुड़ती नहीं। तो इसी प्रकार यही कहा गया है कि जो कन्यादान होता है वो महादान भी होता है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। समापवर्तन। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या ही हो सकता है? समापवर्तन आपकी दृष्टि से क्या हो सकता है? जो समापवर्तन है वो क्या हो सकता है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। इसका राइट आंसर ये होगा। समापवर्तन के बाद हम लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बता रहे कि भारतीय संस्कारा, जो भारतीय संस्कारा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा भारतीय संस्कारा पाठ है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति का महत्ता, जो हमारे भारत की संस्कृति है उसको महत्व देना है। बताइए क्या है? कि धर्म का प्रचार करना। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातनी धर्म बहुत अच्छा है, बहुत ही मस्त है। इसका महत्व, इसका क्या करना बाबू? प्रचार करना। नहीं भाई, आप स्वतंत्र देश में रहते हैं, आप कोई भी धर्म, कोई भी धर्म जाति अपना कर रह सकते हैं। तो ना ही उसका ये आंसर होगा। जीवन का अंत, जीवन का अंत ये क्या, कैसा संस्कार है? शिक्षा का महत्व। इसका राइट आंसर होगा भारतीय संस्कृति की महत्व, जो हमारे भारत की संस्कृति है उसका महत्व देना। अब देखिए कि किस संस्कार में शिशु का अन्न ग्रहण होता है। जो शिशु होता है, छोटे छोटे बाबू, उसमें अन्न ग्रहण मैंने उसको खिलाया जाता है, मामा द्वारा खिलाया जाता है ना, चांदी की कटोरी में, है ना। कौन कौन मामा जी हैं, जरा कौन कौन मामा जी बन चुके हैं, जरा अब कमेंट कीजिएगा। क्या बाबू? कि हम है ना, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ सही में वाकई आप लोग मामा जी हैं। ठीक है, देखिए तो वहाँ पर क्या होता है कि नामकरण के समय की अन्नप्राशन के समय चूड़ाक्रम कर्णवर्धन, यहाँ पर अन्नप्राशन के समय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कन्यादान किस संस्कार का हिस्सा है? तो हम आपको बताया है कि ये विवाह संस्कार के अंतर्गत कन्यादान आता है। शैशव संस्कारों में कुल कितने संस्कार होते हैं? शैशव मतलब छोटे छोटे, शिशु यानी छोटे समय में संस्कारों की संख्या कितनी होती है ना? कितनी होती है? 3 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है। 3 होती है, 6 होती है, 8 होती है या 10 होती है? तो हम आपको बता दें कि 6 यानी 6 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए, संस्कार का क्या उद्देश्य है? संस्कार का उद्देश्य धन की प्राप्ति। लालची है क्या? नहीं ना। दोषों का निवारण, दोष मतलब ना हमारे अंदर कितनी भी बुराइयां हैं उसका निवारण करना, या फिर जीवन का अंत, जो हमारा जीवन है उसका अंत। धर्म का प्रचार, फिर से धर्म का प्रचार नहीं, इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका उद्देश्य है दोषों का निवारण, हमारे अंदर जितने भी दोष हैं उसको निवारण करने के लिए। गर्भाधान, जो गर्भधान होता है वो किस संस्कार का हिस्सा है? तो वो हम बता दें कि वो जन्म पूर्व संस्कार है, जो गर्भाधान संस्कार है। प्राचीन काल में किस संस्कार का विशेष महत्व था? जो प्राचीन काल था, कौन सा काल था बाबू? प्राचीन काल में किस संस्कार का बहुत अधिक महत्व था? एक तरफ से बोल सकते हैं कि बोलबाला था। क्या था बाबू? बोलबाला था। तो उसका राइट आंसर होगा कि विवाह। प्राचीन समय से ही विवाह संस्कार ये आता ही रहा है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्कार के बाद शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? कौन सा जीवन में? गृहस्थ। तो समावर्तन। अक्षर आरंभ में क्या होता है? अक्षर और अंक लेखन का आरंभ होता है। ये नहीं, जबकि राइट आंसर होगा ए। प्राचीन संस्कारों का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का प्रसार करना, जीवन को शुद्ध करना, धन की प्राप्ति, धर्म का पालन करना, है ना।
तो इसका राइट आंसर होगा कि जीवन को शुद्ध करना। अब देखिए, किस संस्कार में गुरु शिष्य को अपने घर ले आता है? वो कौन सा संस्कार है जिसमें गुरु शिष्य को अपने घर लेकर आता है ना? और अब बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि वो जो संस्कार है ना, वो उपनयन है। उपनयन ऐसा संस्कार है जिसमें कि जो गुरु होता है वो शिष्य को अपने घर लाकर उसे पढ़ाता है, उसे लिखाता है, सामाजिक एवं अच्छे ज्ञान, वेद का ज्ञान देते रहते हैं। अब देखिए, संस्कार शब्द का प्रयोग आजकल किस रूप में होता है? व्यंग के रूप में, यानी जो भी हम दंड प्रणाम करते हैं उसकी रूप में, दिखावा एक तरफ से। विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है गृहस्थ जीवन का शुरुआत करना। अब देखिए, किसान संस्कार में कौन सा कर्म मुख्य होता है? जो किसान संस्कार है उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा है? तो मुंडन करना। किसान मतलब आपका जो केस होता है ना, ये जो बाल है उसको हटा लेना, है ना? टकलू बन जाना, टकलू, है ना? इसमें बहुत सारे भी गाना भी बन चुके हैं ना, गाना भी हो गया है, फिर किसी का हो भी जाता है। लड़कों में अधिकतर देखे हैं किसी का टकलू हो जाता है तो उसका जहाँ जाता है उसका यही होता है, क्या होता है, मजाकी सब दोस्त उड़ाते हैं, है ना? अब देखिए कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में किसका विशेष महत्व था? प्राचीन शिक्षा प्रणाली में किसका सबसे अधिक महत्व था बाबू? तो किसका महत्व था? तो वेद का। इसमें सबसे पहले आपको ज्ञान जो दिया जाता था वो वेद ही था जिसमें सबसे पहले आपको ज्ञान दिया जाता था, इसलिए उसका महत्व बहुत अधिक था। अब देखिए, मरणोत्तर संस्कार का क्या नाम है? तो अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब मरने के बाद आपका काम क्रिया होता है ना, वही अंत्येष्टि। संस्कारों के पालन से क्या लाभ होता है? जो संस्कार को हम पालन करते हैं आखिर हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है? आप लोग कोई भी वीडियो बनाते हैं उस पर इफेक्ट लगा देते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है? तो आप लोग चकाचक लगने लगते हैं ना, आप लोग यहाँ से इधर ऐसे वीडियो आता है खचाक से, है ना, ऐसे आने लगता है, तो उसका इफेक्ट होता है। उसी प्रकार संस्कार का इफेक्ट क्या है कि दोषों का निवारण, धन की प्राप्ति, जीवन का अंत, शिक्षा का प्रसार। तो इसमें दोषों का निवारण हो जाता है। क्या होता है? दोषों का निवारण। अब देखिए, भारतीय संस्कृति की विशिष्टता क्या है? जो हमारी संस्कृति है उसका विशिष्टता क्या है? तो उसका विशिष्टता है संस्कार। शेष अवस्था में, यानी आप जब छोटे थे उस समय आपका क्या था बाबू? उस समय आपका क्या हुआ था बाबू? संस्कार होते हैं। जब आप छोटे होते हैं ना, नन्हे मन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, तो उस समय आपका क्या बाबू? आपका कितना आपका संस्कार होता है? तो उस समय आपका 6 यानी 6 संस्कार होता है ना? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? जो पहले शिष्य पहले समय में शिष्य वेद का आरंभ कहाँ करते थे? वेद का आरंभ मतलब वेद का जो भाषा है समझाया जाता था, उसको बताया जाता था कि ये है वो है। नहीं तो ऐसे कहेंगे आप लोग, हेलो नोबिता, मैं हूँ डोरेमोन, है ना? ऐसे बोलेंगे। तो पहले बताइए ना बाबू, नोबिता नहीं बोलना है क्या? नोबिता नहीं बोलना है, ऐसे बोलता है। कैसा नोबिता बोलता है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन, है ना? तो ऐसा नहीं बोलना है।
पहले शिक्षा वेदारंभ जो किया जाता था वो किसके घर किया जाता था जी? गुरु गृह में कि पितृ गृह में, राजभवन में, विद्यालय में? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गृह में। हमारे जो गुरु थे उनके घर जाकर वेदारंभ करते थे, है ना। चलिए, समझ में आया? इसका पढ़ाई अलग ही होता है बाबू, वेद का, है ना। पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? पुंसवन का संस्कार जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है गर्भावस्था में संस्कार का आरोपण। यानी जो हमारी माता होती है ना, माता जब आप पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, उस समय आपको अच्छे अच्छे कार्य करना पड़ता है माता को, ताकि उसका जो गुण होता है आपके अंदर चला जाता है। लाजा होम, कौन सा बाबू? लाजा होम। लाजा होम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? शैक्षणिक मतलब शिक्षा का जो संस्कार होता है वो कितना होता है? जो शैक्षणिक संस्कार होता है, शैक्षणिक मतलब आप जो शिक्षा ले रहे हैं उसका संस्कार कितने होते हैं? तो वो संस्कार होते हैं 5। इसका राइट आंसर होगा 5। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण करें तो साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार को ही गोदान संस्कार कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा गोदान। संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार, जो हमारे संस्कार होते हैं वो प्राय मतलब सामान्यतः वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी उनका प्रकार कितना होता है? तो वो होता है 5। किसान संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो किसान संस्कार किसके अंतर्गत आता है? जन्म के बाद, जन्म से पूर्व विवाह शिक्षा काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि शिक्षा काल। जब हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं ना, तब हमारे बालों को मुंडन करा दिया जाता है, तो वही आता है किसमें बाबू? वही आता है शिक्षा काल में। कौन सा बाबू? किसान संस्कार, है ना। तो हम चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि चूड़ा कर्म, कौन सा चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है? जो चूड़ा कर्म संस्कार है वो संस्कार किसके अंतर्गत आता है ना। 38 नंबर क्वेश्चन का होगा कि जन्म से पूर्व गुरु के घर में शेष अवस्था में मरने के बाद तो जो चूड़ा कर्म होता है वो शेष अवस्था में, जब आप छोटे होते हैं तब चूड़ा कर्म किया जाता है। मंडप का निर्माण आप लोग जानते ही होंगे, जिसके घर में शादी होती है तो वो तो हालांकि जानते होंगे। कोई भी ऐसा बंदा या पर्सन नहीं होगा जो भारत में रहता है और मंडप निर्माण का संस्कार के बारे में जानता ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे भारत से ही ना कि इंग्लैंड से आए हैं आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बाबू? विवाह में। विवाह संस्कार ऐसा संस्कार है जिसमें क्या होता है? मंडप का निर्माण किया जाता है। मंडप कैसा होता है देखिए, दिखा रहे हैं आपको। मंडप आपको ऐसे मिल जाएगा। कैसे? शायद वैसे बना नहीं पाए, परंतु हम बता सकते हैं आपको। हाँ, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ हवन करने की रखी जाती है और यहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन होते हैं क्या करते हैं बाबू? यहाँ पर दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं, है ना। क्या करते हैं जी? फेरे लेते हैं। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन इस मंडप में 7 फेरे लेते हैं। आपको एक बात बता दें, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो कि सारे लोग कमेंट करेंगे। यदि आपको आंसर पता होगा तो ये एक तरफ से मिस्ट्री भी क्वेश्चन भी कहा जा सकता है। ये रहस्यमय क्वेश्चन है कि शादी में, है ना, शादी जो विवाह होती है उसमें 7 ही फेरे क्यों लगाए जाते हैं? यदि आप लोग को आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। यदि लिखने वाले का आंसर राइट निकला तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, कोई तो है कि जो इसका आंसर जानता हो, विद्वान हो, महान पुरुष हो,
है ना, उसको हम जानेंगे। तो बाबू आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा यदि आपको पता होगा कि विवाह में 7 फेरे क्यों लगाए जाते हैं। 7 ही फेरे क्यों, आखिर 8 भी तो हो सकते थे ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताएं दी कि इसका राइट आंसर होगा विवाह। और जो 7 फेरे की बात है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, है ना। हम आपको आंसर अगले लेक्चर में देंगे। चलिए अब 40 नंबर देखिए, कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। भाई शादी करेंगे तो माता पिता, जिनके लड़की के माता पिता होते हैं वो तो कन्यादान अवश्य करेंगे, तो वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा विवाह। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, जब हम मर जाते हैं तो कौन सा संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नामकरण किस संस्कार में होता है। जो नामकरण होता है वो बचपन में ही होता है ना। जब हम बचपन में होते हैं तब नामकरण होता है। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, मात्र 1 होते हैं, वो कौन सा, तो विवाह संस्कार। गर्भधारण किस संस्कार में होता है, तो वो गर्भधारण जन्म से पूर्व संस्कार में होता है। अब देखिए कि भारतीय दर्शन का महत्व उपादान क्या है। भारतीय जो दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, यहाँ पर दिया गया आपको 45 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर भारतीय दर्शन, जो भारत का दर्शन है वो क्या है, तो हमारा संस्कार है। जब हम संस्कार में होते हैं तभी हमारे भारतीय होने की पहचान होती है कि हाँ हम लोग भारतीय हैं, हमारा ऐसा संस्कार है। अब देखिए कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। जो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो वो है समावर्तन, जो हमारा अंतिम शिक्षा का संस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। गोदान तो आता है, हालांकि जो ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मचारी मतलब जब हम गुरु के गृह में जाते हैं, गुरु गृह मतलब जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तब हमारे जो सर के बाल होते हैं उसको मुंडन करवाना पड़ता था लड़कों के लिए। हालांकि शायद लड़कियां भी उसमें भाग लेती होगी, हम प्राचीन नहीं है फिर भी उतना बता सकते हैं। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान एक तरह से किसान संस्कार का मुख्य है। इसका राइट आंसर होगा गोदान किसान संस्कार के अंतर्गत आता है। शेषो संस्कार कितने होते हैं, शेषो संस्कार होते हैं 6। इसका राइट आंसर 6 होगा। अब देखिए कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। जो हमारे चरित्र है, हमारे चरित्र मतलब क्या, हमारा कैरेक्टर कैसे पहचानेंगे कि राधा मिस आती है प्लेटफॉर्म पे और हम लोग को अच्छे बात सिखलाती है, हम लोग को संस्कृत पढ़ाती है, तो ये क्या है, ये हमारा चरित्र है। यदि हम आपको बुरा बात में बताते हैं कि आप लोग चोरी कीजिए, आप लोग बात मत मानिए माता पिता के, तो ये हमारा कैरेक्टर है कि हमारी जो राधा मिस हैं वो हमें सिखलाती हैं कि चोरी करना चाहिए। तो एक तरह से ये हमारा कैरेक्टर है ना, वो हमारे कैरेक्टर के बारे में आप लोग बता रहे हैं। तो ये होता है कैरेक्टर, ये होता है चरित्र, है ना। तो अच्छे चरित्र, अच्छे काम कीजिए, अच्छे चरित्र बनाइए। तो उसका राइट आंसर आपको पता है क्या होगा। चरित्र का निर्माण हमारा होगा संस्कारों से। जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हमारे चरित्र अपने आप ही अच्छे होंगे, है ना। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरने के बाद होता है बाबू। जो काम क्रिया होता है ना, किनके घर, माता पिता या फिर किसी भाई बंधु या परिवार में दादा दी, किसी का मतलब, हालांकि भगवान ना करे किसी के घर ऐसा हो, परंतु जिसके घर हुआ है तो वो समझ सकता है कि अंत्येष्टि संस्कार मतलब क्या होता है। कि अंतिम संस्कार यानी क्रिया, वो बोलते हैं ना अंतिम समय में क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, परंतु उसको काम क्रिया बोला जाता है ना, काम क्रिया उसी को बोला जाता है। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार, वो काम क्रिया को ही बोला जाता है। चलिए
52 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है। जो हमारे साहित्य ग्रंथ है उसमें किसान संस्कार को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको गोदान संस्कार के नाम से जाने जाते हैं। संस्कार कितने होते हैं? देखिए, संस्कार हालांकि अलग अलग स्टेज पर अलग अलग हमारे संस्कार होते हैं। तो इस संस्कार में 16 संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम आपको अब जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मिस्ट्री है ना। देखिए, 8, 16, 24, 32, बस इतना ही बताते हैं। हालांकि इतना ही बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 8 का पहाड़ा, जो 8 का टेबल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे, देखिए आप लोग इस अवस्था में कैसे होंगे, बचपन में जीते हैं, है ना, बचपन में। परंतु जब आप 16 के होते हैं तो युवा अवस्था में आ जाते हैं, युवा बन जाते हैं, है ना, युवा। अब जब 24 साल के होते हैं तब क्या बनते हैं, वयस्क बन जाते हैं, है ना। तो वयस्क मतलब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें समझदारी आती है, समझदारी आती है। इसमें क्या होती है, मन चंचल होता है। इसमें आप भोले भाले होते हैं। आपको जो सिखाया जाता है वो आप सीखते हैं, किसमें, 8 के स्टेज में, 8 साल के जब होते हैं। वहीं जैसे समय गुजरता है, आप 16 साल के हो जाते हैं तो आप एक युवा अवस्था में, यानी एक तरफ से बोले तो आप बड़े होने लगते हैं और समझदार तब होते हैं जब आप 24 के स्टेज पे आते हैं। वैसे ही एक सीढ़ी लगी हुई है बाबू, 8 के पढ़ा पढ़ेंगे, 8, 16, 32, 24, ऐसे करते करते आपके हर स्टेज में देखेंगे ना, 8 के पढ़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बताता है कि कैसे जीवन हमारा एक एक पल कटते जा रहा है और हर एक 8 आपको एक नया उमंग, नया जोश और नए उत्साह से प्रेरित कर रहा है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो आप अभी इस स्टेज के अंतर्गत आ रहे होंगे, है ना, आप लोग अभी इस स्टेज के अंतर्गत आ रहे होंगे। आप लोग 10 के विद्यार्थी हैं तो इस स्टेज के, किसी का होगा 16, 17, 18, है ना, 19, ऐसे ही करके इसी स्टेज के अंतर्गत आने वाले हैं आप लोग। तो आप लोग यही जो समय है बहुत ही अनमोल है। आप एक समय, 1 मिनट भी वेस्ट ना कीजिए। हमेशा ये रखिए कि हमें तो इस जीवन मिला है, कुछ न कुछ अवश्य करके जाएंगे। हमारे जाने के बाद भी लोग हमारी नाम लें। तो बाबू आज की क्लास में इतना ही रहेगा। यदि आप भी अपना नाम बहुत ऊंचे पौधाने पर देखना चाहते हैं तो आज से ही मेहनत करना लग जाइए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है, कुछ स्मार्ट तरीके नहीं होते, सारे मेहनत की खेल है बाबू। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही सचिन तेंदुलकर की तरह चमकिएगा, उतना ही महात्मा गांधी की तरह चमकिएगा। तो बाबू आप आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। झांसी की रानी बनिए, आजाद शत्रु बनिए, चंद्रशेखर आजाद बनिए, भगत सिंह बनिए, है ना, और आगे बढ़ते रहिए, रुकना कभी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।